आज हमको जानना है कि सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में क्या अंतर होता है। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको सामान्य आशय के बारे में बताया था कि जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसरित कारित करने में किया जाता है, तब हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति कब कोई आपराधिक कार्य करते हैं और अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में करते हैं, तो वहाँ हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। ठीक है, ये हमने सामान्य आशय देखा था। आज हालांकि हमारा टॉपिक है सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में अंतर, तो हमको सामान्य आशय के बाद थोड़ा सा सामान्य उद्देश्य के बारे में जानना है। उसके बाद सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में अंतर भी साथ ही में देख लेंगे। तो सामान्य आशय के बाद थोड़ा सा देख लेते हैं सामान्य उद्देश्य क्या होता है, कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 189 में सामान्य उद्देश्य का एक झलक दिखाई देता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 189 विरुद्ध जमाओं से संबंधित है। धारा 189 के अनुसार क्या है 189 में, आइए इसको देखते हैं। इसमें है, यदि विधि विरुद्ध जमाओं के किसी सदस्य द्वारा उस जमाओं के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है, तो किसी सदस्य द्वारा कोई जमाव है, वो जमाव विधि विरुद्ध ढंग से इकट्ठा हुई है और विधि विरुद्ध ढंग से इकट्ठा हुए उस जमाव के किसी सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अगर कोई अपराध कारित कर दिया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे। यानी विधि विरुद्ध जमाव, यानी 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव तब होता है जब उनका कोई उद्देश्य जो होता है वो विधि विरुद्ध होता है, आतंकित करना होता है, जो उनका नहीं है वो अपना कर लेने का आशय होता है, जो दूसरे का उसको छीन लेने का आशय होता है। तमाम विधि विरुद्ध जमाव के बारे में हम भी आगे देखेंगे इसके अलग से चैप्टर। तो जब कभी विधि विरुद्ध रूप से इकट्ठा हुए व्यक्तियों द्वारा कोई अपराध किया जाता है और अपराध एक सामान्य उद्देश्य को लेकर किया जाता है, तो हर सदस्य अगर वो जानता था कि उस विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा कोई अपराध किया जा सकता है, तो हर व्यक्ति उस अपराध के किए जाने के समय जो उसका सदस्य है, चाहे उसका आशय रहा हो न रहा हो, लेकिन अगर जमाव कोई समान उद्देश्य में कोई अपराध कर रही है तो जो भी उसका सदस्य है वह सब उस अपराध के दोषी होंगे। तो ये है विधि विरुद्ध जमाव। इसका आवश्यक तत्व अब अगर आप देखेंगे तो देखिए इसका आवश्यक तत्व क्या है। धारा 189 की विश्लेषण करने पर आप पाएंगे कि बीएनएस की धारा 189 के अर्थों में विधि विरुद्ध जमाव हो, ऐसे जमाव के किसी सदस्य द्वारा जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई अपराध किया गया हो, ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों को समान उद्देश्य के अग्रसरण में अपराध घटित होने की संभावना का ज्ञान हो। अगर उसको ज्ञान है, यदि उपरोक्त अपेक्षाओं की पूर्ति होती है, संतुष्टि होती है, संतुष्टि होने पर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है उस अपराध का दोषी होगा। तो इस तरीके से आपने सामान्य आशय भी देखा और सामान्य उद्देश्य भी देखा। दोनों में व्यक्ति उस कार्य के लिए भी दायी हो जाता है जो हो सकता है वो कार्य न किया हो, लेकिन वह भीड़ का सदस्य है या वह उस अपराध के किए जाने में सक्रिय योगदान किया है। इन कारणों से, या सक्रिय योगदान नहीं किया है, वो केवल खड़ा ही रहा है, निगरानी भर किया है, अपराध में सक्रिय रूप से भाग न लिया हो, तो फिर भी उसको दंडित बना दिया जाता है। तो सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य का देखने में तो लगता है कि दोनों एक ही हैं। उसमें भी व्यक्ति भीड़ का सदस्य होने के नाते, इसमें यानी सामान्य आशय में भी भीड़ का सदस्य होने के नाते, सामान्य उद्देश्य में भी भीड़ का सदस्य होने के नाते संयुक्त रूप से उसमें भी अपराध किया जाता है, इसमें भी अपराध किया जाता है, तो व्यक्ति दायी ठहरा दिया जाता है। दोनों देखने में सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य देखने में एक लगते हैं, लेकिन इनमें अंतर है। क्या अंतर है, वही हमारा आज टॉपिक है। आइए उसी को हम देखते हैं। सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में अंतर ये है। ये सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में अंतर। पहला अंतर क्या है, धारा जो 3(5) जिसमें सामान्य आशय के बारे में बताया गया है, किसी अपराध का गठन नहीं करती। यह साक्ष्य का एक नियम है। साक्ष्य, यह धारा 3(5) में जो सामान्य आशय दिया गया है वह उसमें कोई अपराध नहीं होता। वह एक बात बताई गई है कि अगर सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में दो या दो से अधिक व्यक्ति अपराध करते वक्त सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में उसमें से कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, भले उसने सक्रिय रूप से योगदान न दिया हो, दोषी होता है। वो एक नियम है साक्ष्य का। जबकि धारा 189 अपने आप में अपराध का गठन करती है। धारा 3(5)
अपराध का गठन नहीं करती, धारा 189 अपने आप में अपराध का गठन करती है। दूसरा अंतर क्या है, धारा 3(5) के अंतर्गत दायित्व का आधार सामान्य आशय है। धारा 3(5) में दायित्व का आधार सामान्य आशय है, जबकि धारा 189 में दायित्व का सामान्य आधार सामान्य उद्देश्य है। धारा 5 में सामान्य आशय के लिए व्यक्ति को दायी ठहराया जाता है। धारा 189 में व्यक्ति को सामान्य उद्देश्य के लिए दायी ठहराया जाता है। अब तीसरा अंतर क्या है, धारा 3(5) के लिए कम से कम 2 व्यक्ति की आवश्यकता होनी, सामान्य आशय में 2 व्यक्ति की आवश्यकता होनी चाहिए, लेकिन जो सामान्य उद्देश्य है उसमें कम से कम 5 व्यक्ति की आवश्यकता होनी चाहिए। एक अंतर ये भी है। उसके अलावा धारा 3(5) के अंतर्गत अपराधी अपराध से शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से जुड़ा रहता है। जो सामान्य आशय होता है उसमें व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से जुड़ा रहता है, शरीर से भी रहता है और अपराध में हिस्सेदारी भी रहती है, अपराध में सक्रिय रूप से योगदान भी देता रहता है। अपराध होने का उसका अपना एक आशय होता है कि अपराध हो, जबकि धारा 189 में व्यक्ति केवल शरीर से जुड़कर दोषी हो सकता है। यानी अगर भीड़ का सदस्य भर है, ज्ञान भर है कि भीड़ कोई अपराध करेगी, भले उसका आशय न हो, चाहता न हो कि वो अपराध हो, फिर भी अगर वो वहाँ खड़ा है तो सामान्य उद्देश्य के आधार पर ऐसे व्यक्ति को दंडनीय बनाया जा सकता है। अब 5वां अंतर क्या है, ये देखते हैं। 5वां अंतर है, सामान्य आशय में मस्तिष्क का पूर्व मिलन आवश्यक है। यानी जितने भी व्यक्ति सामान्य आशय में हैं, एक मिनट मित्रों, यानी जितने भी व्यक्ति सामान्य आशय में है सब आपस में अपने आशय के अनुसार जुड़े रहते हैं, जबकि सामान्य उद्देश्य में ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर सामान्य उद्देश्य का मैटर है, कहने का मतलब है कि अगर सामान्य उद्देश्य का मैटर है, सामान्य आशय का मैटर है, तो जितने लोग अपराध कर रहे हैं सब मस्तिष्क रूप से जुड़े रहते हैं, सब आपस में एक ही मस्तिष्क होता है। लेकिन जो सामान्य उद्देश्य होता है वह केवल भीड़ का सदस्य होने के नाते हो सकता है इन दोनों का आपस में हो मैटर, लेकिन अपराध करने में ये अलग हों। लेकिन अगर इन भीड़ के द्वारा अगर कोई अपराध कारित कर दिया जाता है तो सबको समान उद्देश्य के आधार पर जो है दंडनीय बनाया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है। तो आपने देखा सामान्य उद्देश्य में मस्तिष्क का पूर्व मिलन आवश्यक है, जबकि सामान्य उद्देश्य में ऐसा नहीं है। धारा 3 की उपधारा 5 के अर्थ के अंतर्गत सामान्य आशय अपरिभाषित तथा असीमित है। सामान्य आशय बहुत ही बृहद है, जबकि सामान्य उद्देश्य परिभाषित है तथा धारा 189 के अनुसार 5 अवैध उद्देश्यों तक सीमित है। धारा विधि विरुद्ध जमाव के 5 जो अवैध उद्देश्य होते हैं उसी के आधार पर सामान्य उद्देश्य के लिए दायी ठहराया जा सकता है, लेकिन सामान्य आशय इतना विस्तृत है कि इसका कोई और छोर नहीं है। तो ये असीमित है और ये असीमित नहीं है, वो सीमित है। अब अगला अंतर है धारा 3(5) के अंतर्गत एक्टिव पार्टिसिपेट वास्तविक भागीदारी होनी चाहिए, जबकि धारा 189 के अंतर्गत अपराध होते समय मात्र विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना चाहिए। यहाँ एक्टिव पार्टिसिपेट होना चाहिए, यहाँ एक्टिव पार्टिसिपेट होना आवश्यक नहीं है। तो आपने इस तरीके से देखा सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में अंतर है। दोनों देखने में एक लगते हैं क्योंकि दोनों में व्यक्ति को भीड़ का मेंबर होने के नाते दंडनीय बना दिया जाता है, दोनों को अपराध से जुड़े होने के नाते दंडनीय बना दिया जाता है, लेकिन सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में बहुत अंतर है जो आपने अभी देखा। इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी हम याद कर सकते हैं। ये ट्रिक एक लाइन है जिससे आप मेंस की परीक्षाएं जो लिखते हैं उसमें अक्सर परीक्षा पूछता है सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में क्या अंतर है। तो अपराध, तो ध्यान देना है, अपराध का आशय था 2 व्यक्तियों का। अपराध का मतलब मैंने वहाँ बताया कि सामान्य आशय अपने आप में अपराध नहीं है, सामान्य उद्देश्य अपने आप में अपराध है। आशय, सामान्य आशय में आशय महत्वपूर्ण होता है, सामान्य उद्देश्य में उद्देश्य महत्वपूर्ण नहीं, माने आशय महत्वपूर्ण नहीं होता। वहाँ केवल सदस्य होने के नाते व्यक्ति दोषी हो जाता है। 2 व्यक्ति, तो 2 व्यक्ति का मतलब सामान्य आशय में कम से कम 2 व्यक्ति हों और विधि विरुद्ध जमाव में कम से कम 5 व्यक्ति हों। शारीरिक और मानसिक दोनों, तो जो है सामान्य आशय में व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से जुड़ा रहता है, सामान्य उद्देश्य में व्यक्ति केवल शारीरिक रूप से जुड़कर दोषी हो जाता है। पूर्व मिलन, सामान्य आशय में मस्तिष्क का पूर्व मिलन होना चाहिए, जबकि सामान्य उद्देश्य में मस्तिष्क का पूर्व मिलन आवश्यक नहीं है। असीमित वास्तविक भागीदारी, ये सामान्य आशय असीमित है और सामान्य उद्देश्य असीमित नहीं है, वो 5 अवैध उद्देश्यों तक है। वास्तविक भागीदारी
यानी सामान्य आशय में व्यक्ति वास्तविक भागीदारी करे, सामान्य उद्देश्य में केवल भीड़ का सदस्य हो रहे, भले ही उसने अपराध करने में सक्रिय योगदान न दिया हो, उसे दायी ठहराया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। अपराध का आशय था दो व्यक्तियों का शारीरिक और मानसिक दोनों के पूर्व मिलन से अस्मित वास्तविक भागीदारी हुई। इसको एक इस तरीके से लाइन बना करके आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। तो संभवतः आपको दोस्तों समझ में आया होगा। तो ये था सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में अंतर। ये आज जो हमने पार्ट 1 ये जो बाकी ये आप पढ़ लेंगे कि धारा 3(6) में क्या है कि जिस पर सामान्य ज्ञान होने के नाते भी व्यक्ति को जो है दायी ठहराया जा सकता है। सामान्य आशय के अनुसार कोई आपराधिक कार्य किया गया हो, ऐसा आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, ऐसे कार्य करने वाले व्यक्तियों का कार्य के परिणामों की सामान्य जानकारी हो, ऐसा व्यक्ति आपराधिक कार्य में ऐसे परिणामों की सामान्य जानकारी के साथ सम्मिलित हो। तो धारा 3(5) है। धारा 3(6) में अंशतः कार्य अंशतः लोप आप देख रहे होंगे। ये 3(7) में है। 3(7) में कहा गया अंशतः कार्य और अंशतः लोप। कुछ कार्य कोई करे, कुछ कार्य कोई करो, दोनों मिलाकर एक कार्य करते हैं तो दोनों को दायी ठहराया जाएगा। तो इसको आप उदाहरण जैसे क अंशतः अवैध रूप से भोजन देने में लोप करके, अंशतः पीट करके, यानी ये ए है, इसको बी और सी, ये बी इसको भोजन नहीं देता, सी इसको पीटता है। भोजन न पाने के कारण और पीटे जाने के कारण दोनों के प्रभाव के चलते इसकी मृत्यु हुई है, दोनों हत्या के अपराध के लिए दोषी होंगे। तो ये अंशतः कार्य अंशतः लोप 3(7) में है। पहले धारा 36 में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत रहता था, अब इसको धारा 3 को धारा 7 में शामिल कर लिया गया। धारा 3 साधारण स्पष्टीकरण, सबको उसी में जोड़ दिया गया है। अब आते हैं धारा 3(7) के बाद धारा 3(8) है। इसमें क्या है, किसी अपराध को गठित करने वाले कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग कारित करना। कहने का मतलब ये है कि इसको एक जो है उदाहरण ये देख करके आप समझ सकते हैं कि ये एक व्यक्ति है, इसको मार डालने के आशय से ए, बी, सी, डी, ये विष की एक बूंद देता है, ये विष की दूसरी बूंद देता है, तीसरी बूंद देता है, चौथी बूंद देता है, सब विष की कुछ कुछ मात्राएं दे करके इसको मारते हैं। भले ही इस वाले जहर से इसकी मृत्यु हुई हो, लेकिन सब ने योगदान दिया है। तो यहाँ पर कई कार्यों में से एक कार्य को करके सहयोग अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो सब उसी कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होंगे मानो वह कार्य उन्होंने अकेले किया हो। तो ये भी आपने धारा 3(8) में देख लिया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो धारा 3(8) तक ही था, 3(8) तक था, यानी स्पष्टीकरण 3 में 8 तक था। तो इस तरीके से आपने एक पढ़ लिया। तो अब आप इस तरीके से देख सकते हैं जो भारतीय न्याय संहिता है उसका एक मैंने पार्ट 1 बनाया था। आपने देखा बहुत ही लंबा था, ये जो है बहुत ही लंबा था, ये बहुत लंबा था, ये पार्ट 1। ये यहाँ से ये भारतीय न्याय संहिता पार्ट 1 मैंने आपको यहाँ पर जो है अपराध की परिभाषा बताई, अपूर्ण अपराध क्या होता है, अपराध की अवस्थाएं, दुराशय, प्रतिनिधि दायित्व, वैधानिकता सिद्धांत, बीएनएस का परिचय, बीएनएस के अध्याय मैंने आपको बताया। साथ ही साथ मैंने आपको बीएनएस के अध्याय, नई धाराएं, समाप्त धाराएं, परिभाषा खंड बताया, साधारण स्पष्टीकरण, सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य और दोनों में अंतर मैंने बताया। ये था आपका जो है पार्ट 1। पार्ट 1 में भी अभी कुछ बचा हुआ है। ये पार्ट 1 में अभी आपका बचा है ये दंड बचा है जो हम अगली कक्षाओं में देखेंगे। साधारण अपवाद बचा है जो हम अगली कक्षाओं में देखेंगे। दुष्प्रेरण देखेंगे, आपराधिक खंडन देखेंगे, प्रयत्न देखेंगे। तो ये पार्ट 1 में होगा। ये पार्ट 1 में इतना हम कवर करेंगे और आपको बताएंगे। अब अगर आप इस पीडीएफ को ख़रीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, हालांकि मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप इसको वीडियो देखकर भी बहुत हद तक कर सकते हैं, लेकिन वीडियो में सारी बातें तो नहीं बताई जा सकती। अगर आप इसको लेना चाहते हैं, ठीक है, इसको लेना चाहते हैं तो आप अगर आप लेना चाहते हैं, इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप 83 17 05
13-14 पर संपर्क कर सकते हैं। BNS पार्ट 1 लिख करके भी व्हाट्सएप कर देंगे। BNS पार्ट 1 भी लिख करके अगर आप लिख देंगे तो आपको PDF उपलब्ध हो जाएगा। हाँ, इसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, वो आपको व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा। हाँ, अब ऐसा भी नहीं है कि 1000, 2000, 5000 रहेगा, ऐसा नहीं है। एक लेने के लिए मुश्किल से 100 रुपये के अंदर रहेगा, ये जान जाइए। ठीक है, इस तरीके से ये हम कोशिश करेंगे 2 या 3 पार्ट में पूरा हो जाए भारतीय न्याय संहिता। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।